हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स से अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है? ताप गुणांक। देखिए क्या है, ताप गुणांक है। ताप गुणांक जो है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं, ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है आपको पहले से मालूम है कि अगर अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है, किसी कोई रिएक्शन चल रहा है, अगर उसका ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। अभिक्रिया की जो दर होती है उसके वेग स्थिरांक यानी कि के रेट जो होता है, आर जो होता है के क्या होता है? इक्वल होता है। अतः हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो अभिक्रिया की दर अगर बढ़ती है तो वेग स्थिरांक भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है, ताप बढ़ाए जाने पर अभिक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि को हम ताप गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया ताप बढ़ाए जाने पर अभिक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि, जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है ताप बढ़ाने पर, उसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? ताप गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः देखा गया है, जनरली देखा गया है, किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका वेग यानी कि कह सकते हैं जो वेग स्थिरांक होता है, आप जानते हैं रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्टिव मास ए के, है ना। और जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा देते हैं के ले लेते हैं, तो यहाँ वेग स्थिरांक जो रेट है के क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं उसका वेग या वेग स्थिरांक लगभग क्या होता है? 2 गुना से या 3 गुना लगभग वृद्धि हो सकती है। जनरली 2 गुना, अधिकतर देखा गया है समांग अभिक्रियाओं पर देखा गया है, अधिकतर ज्यादातर जो देखा गया है वो 2 गुना बढ़ता है। लेकिन यह भी संभावना की गई कि 2 गुना से 3 गुना भी बढ़ सकता है। ठीक है, 2 गुना से 3 गुना बढ़ सकता है, वृद्धि हो सकती है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? 10 डिग्री के अंतराल वाले, यानी कि 10, 20, 30 इस तरीके से 10 डिग्री के अंतराल वाले दो ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहा जाता है। तो ताप गुणांक, अगर इस परिभाषा के अनुसार हम देखें तो जो आपका ताप गुणांक होगा ये वेग स्थिरांक यानी कि के का क्या होगा? अनुपात होगा। अगर हम मान लेते हैं T डिग्री सेल्सियस पर ये T डिग्री सेल्सियस पर है, तो अगले 10 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ क्या होगा? यानी कि T डिग्री सेल्सियस T प्लस क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब इसका ये जो ताप है, अभिक्रिया का जो ताप गुणांक है, इस ताप गुणांक का ये कितना गुना है ये बताता है। कितने गुना है ये ऊपर वाला, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कितना गुना है ताप गुणांक, ये चीज पता चलेगा यहाँ पर। तो ये है, जनरली देखा गया कि जो मानक ताप लिया गया यहाँ पर, जो मानक ताप लिया गया वो मानक ताप कितना है? एक तो 25 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस पर देखा गया। तो यहाँ पर आपको 25 रखना होगा और यहाँ पर आपको क्या रखना होगा? 25 और प्लस 10, 25 में प्लस आप 10 करेंगे क्या होगा? 35 होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि ये T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक है और एक T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर जो है वेग स्थिरांक है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस अधिक पर है। तो यहाँ ताप गुणांक हम इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? ताप गुणांक इसकल टू यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ के आपका होगा 35 डिग्री सेल्सियस पर और ये आपका क्या होगा? के जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो यही ताप गुणांक का क्या होगा? आपका फार्मूला होगा। ठीक, ओके। तो इसको आप नोट्स बढ़िया से बनाएंगे, इसका ताप गुणांक का नोट्स बना लीजिए, ये फार्मूला लिख लीजिए। तो ताप ये आपको याद रहे 10 डिग्री सेल्सियस के, 10 डिग्री सेल्सियस का जैसे ताप बढ़ाया जाता है अंतराल पर, क्या होता है? अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, अथवा कुछ में आप देखें 3 गुना तक हो सकता है। जैसे अभिक्रिया H2 प्लस I2 रियल स्पूल 2HI के लिए देखा गया है, इसके लिए जो ताप गुणांक देखा गया है वो 1.7 है।
1.7 है। और यहीं पर देखा गया है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो विघटन अभिक्रिया होती है, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो विघटन की अभिक्रिया होती है, इसके लिए ताप गुणांक का मान देखा गया ताप गुणांक का मान, मतलब यहाँ आपको कई मान ताप गुणांक के आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए, लेकिन ज्यादातर 2 गुना ही बढ़ती हैं और कुछ 3 गुना हो सकती हैं, और कुछ के लिए देखा गया 2 गुना से कम भी हैं कुछ अभिक्रियाओं के, जैसे इस अभिक्रिया के लिए, और इस अभिक्रिया के लिए देखा गया 3 गुना से भी क्या है अधिक ताप गुणांक, और इसके लिए देखा गया 3.8 इसके लिए ताप गुणांक। अच्छा, ताप गुणांक अगर 2 है इसका मतलब क्या हुआ, किसी अभिक्रिया का ताप गुणांक अगर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर अभिक्रिया का जो वेग होगा या कहेंगे रेट कांस्टेंट क्या होगा, वो 2 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर ताप गुणांक 2 है। ठीक, अगर ताप गुणांक 3 है इसका मतलब क्या हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर उस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, उस अभिक्रिया का रेट क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर किसी का ताप गुणांक 1.5 है इसका मतलब क्या, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर उस अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट कांस्टेंट कितना गुना हो जाएगा, 1.7 गुना हो जाएगा। अगर किसी अभिक्रिया का ताप गुणांक 3.8 है इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 3.8 गुना हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं एक चीज, ये तो आप नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे हम देख लेते हैं। ये तो फार्मूला आपका हो गया। जैसे यहाँ पर हम ले टेम्परेचर ले और इधर क्या ले, हम रेट ले अथवा के ले। ठीक है, रेट ले अथवा के ले। अगर टेम्परेचर हम यहाँ लेते हैं क्या 10 डिग्री सेल्सियस पर, जब कह रहा है कि ताप गुणांक क्या है, अगर कहा जाए कि ताप गुणांक किसी अभिक्रिया का 2 है, ठीक है, तो 2 गुना हो जाता है अभिक्रिया का वेग, कितना होगा, 2 गुना। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर मान लिए कि इस अभिक्रिया का जो है वेग क्या है, के है। ठीक है, यानी कि वेग स्थिरांक इसका क्या है, के है, यानी कि मान लीजिए कि x है, x चाहे मान लीजिए x गुना है 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का रेट या के है, क्या है, x है। तो अगले 10 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस स्थान पर क्या होगा, ताप गुणांक 2 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा। अगले 10 डिग्री के सेल्सियस के अंतराल अर्थात 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 यानी कि 4x हो जाएगा, अभिक्रिया का रेट 4 गुना हो जाएगा। अगला अगर कहा जाए 40 डिग्री सेल्सियस अगले 10 अंतराल पर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8x हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अगर फिर कहें अगला 10 डिग्री सेल्सियस का अंतराल यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस का अंतराल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16x यानी कि 16 गुना हो जाएगा। अगर कहता है 60 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है कितना हो जाएगा, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस का अंतराल है, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा आपका, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 32x हो जाएगा। ठीक है, डबल हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ डबल हो रहा है, जो अभिक्रिया का दर है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आप इसको नोट करेंगे, ये मतलब इसका हुआ यहाँ पर रेट अभिक्रिया का वेग यानी कि इतना 2 गुना होता, उसका डबल होता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आई आपको, ये चीज होगा। अगर यही कहा जाए कि ताप गुणांक 2 है, 2 के केस में ये है, अगर कहा जाए कि ताप गुणांक कितना आपका 3 है, तब क्या होगा, तो यहाँ तो x होगा, पहले तो माने 10 डिग्री सेल्सियस पर x होगा, तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर फिर कहें कि अगले 30 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 9x हो जाएगा।
फिर कहेंगे अगले 40 पर क्या हो जाएगा, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पर कहे तो इसका 27 का ये कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 की हो गया, और 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 8 81 हो जाएगा। अगले पर कहा जाए तो अगले 10 डिग्री सेल्सियस पर कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, और 3 8 के 24, 3 1 के 3, 8 3 24, ये हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अक्रिया का गुण जो है रेट जो होगा इतने गुना जो है बढ़ जाएगा। ये ताप गुणांक पर डिपेंड करेगा कितने गुना आपका ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है हमारा, तो नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कहा जाए कि मतलब किसी अक्रिया का ताप गुणांक 2 है, किसी विशेष अक्रिया के ताप गुणांक 2 है, और 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेट क्या है, एक्स है उसका रेट क्या है, एक्स है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेट क्या हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप बना लेंगे, क्योंकि ताप गुणांक कहा 2, तो ताप गुणांक 2 के हिसाब से क्या होगा, 2 गुने के केस में बढ़ने वाला है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा। चलिए, ताप गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन टाइप के 2 क्वेश्चन आपके डबल पर और 3 गुना पर बनाया गया है सवाल। अब हम देखते हैं, तो इस तरीके से जो है जो बताया गया ये ताप गुणांक या केक वेग स्थिरांक रेट निकालने का जो तरीका बताया गया, तो ये बहुत सटीक नहीं था, इसलिए जो है बाद में एक नया जो है आर्हेनियस ने जो है वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए एक नया फार्मूला दिया, और उन्होंने कहा इससे आप एक्यूरेट जो है, इसे लगभग आपका निकलता है, और उससे जो है आप आर्हेनियस के समीकरण से जो है आप एकदम सटीक जो है वेग स्थिरांक की गणना आप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन हम देखते हैं। तो किसी अपक्रिया की जो है ताप गुणांक की, किसी अपक्रिया की ताप पर परिणात्मक निर्भरता जो है, किसी अपक्रिया की आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे हम। यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, आर्हेनियस समीकरण क्या है, तो किसी अपक्रिया की किसी अपक्रिया की ताप पर परिमाणात्मकता परिमाणात्मक निर्भरता किसी अपक्रिया की ताप पर परिमाणात्मक निर्भरता की व्याख्या सर्वप्रथम आर्हेनियस ने व्यक्त किया। किसने व्यक्त किया, आर्हेनियस ने व्यक्त किया। इन्होंने अपक्रिया के वेग स्थिरांक, इन्होंने क्या किया, अपक्रिया के वेग स्थिरांक तथा ताप के
मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, के ऑन टी पर, के ऑन टी पर, यानी कि वेग स्थिरांक और ताप के मध्य एक संबंध जो है इन्होंने स्थापित किया, इसी को कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन की सहायता से जो है, इस इक्वेशन की सहायता से हम जो है वेग स्थिरांक का एकदम पूरे एक्यूरेट शुद्धता के तरीके से जो है इसकी हम गणना कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको ये? ठीक है, ओके। ये अब इन्होंने आर्हेनियस ने कौन सा समीकरण दिया, इनका समीकरण क्या है देखिए। के इक्वल टू इन्होंने दिया के इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये इन्होंने दिया समीकरण। इसी को कहते हैं आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो ये आर्हेनियस समीकरण है के इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, बाई आर टी, ये समीकरण इन्होंने दिया। के क्या है यहाँ पर, के क्या है यहाँ, रेट कांस्टेंट है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ए क्या है आपका, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फैक्टर है, कारक है, आवृत्ति कारक है, जिसको कहते हैं आवृत्ति कारक। ए क्या है, आवृत्ति कारक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या इसी को कहा जाता है आर्हेनियस फैक्टर भी इसको हम कहते हैं। चूंकि ये जो है, जो आपका ये है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल जो है, चर घातांकी है, इसके पहले ये है, इसलिए इसको कहा जाता है, या इसको और कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए, ये तो आपका है। ई क्या है यहाँ पर, ई क्या है यहाँ पर आपका, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है या कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल क्या है, कांस्टेंट, ठीक, ये चीज चर घातांकी स्थिरांक है, ठीक। ई ए क्या है आपका यहाँ पर, संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। चलिए, आर एक्टिवेशन एनर्जी किसमें, इसको जूल पर मोल में इसको व्यक्त करेंगे, जूल पर मोल में इसको व्यक्त किया जाएगा। आर क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सब लोग जानते हो, और इसका मान आपको कितना लिखना है, 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन में इसको व्यक्त करना है। ये वैल्यू इसके लिए आप रखेंगे यहाँ पर जूल में। टी क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को किसमें, इन केल्विन, केल्विन में इसको हम व्यक्त करेंगे। तो ये देखिए आर्हेनियस का समीकरण, बहुत तगड़ा समीकरण इनका है, ये बहुत ही तगड़ा, आपको दिख रहा है बहुत जैसे कौन सा समीकरण लाकर इन्होंने रख दिया। तो इस समीकरण की सहायता से वेग स्थिरांक की गणना एक्यूरेट हम जो है कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये क्या है आपका, के वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है, ये क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आर्हेनियस फैक्टर और एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं इसको। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है जूल पर मोल में। आर क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
टी क्या है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, नोट कर लीजिए इसको। ठीक दिख रहा है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब आर्हेनियस समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण आपने नोट कर लिया ही होगा। ना बेटा, तो आर्हेनियस आपका समीकरण क्या है? आर्हेनियस समीकरण आपने लिखा अभी क्या है, K इक्वल टू, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ओके, K इक्वल टू A इंटू ई पावर क्या है माइनस ई ए बाई आर टी, ये है दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर, ठीक है, लेने पर तो ये नेचुरल लॉग में ln के का मतलब क्या होता है? ln के का मतलब होता है log e के, ln का मतलब ये होगा, ln के केस में log e का मतलब होता है, ठीक है, log e के, ln के log e के, ठीक है, यानी कि जहाँ ln होगा वहाँ log e होगा, ln जहाँ होगा वहाँ log e होगा। तो ln ये आपका ये हुआ यहाँ पर ln के, तो ln के यहाँ पर आपका हुआ, तो इधर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा ln, और ये आपका हो जाएगा a इंटू ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये चीज आपका हो। जरा देखिए यहाँ ln के इक्वल टू, अंदर लीजिए इसको, ये इंटू में यहाँ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ln a हो जाएगा, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा ln क्या हो जाएगा यहाँ पर e पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, ये चीज हो जाएगा यहाँ पर। a वाला इधर चला आएगा आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln के इक्वल टू ln a आपका हो जाएगा, ये इधर आपका चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का ई ए जो पावर होता है इधर आ जाएगा, तो ये आर टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ln, अच्छा जो ln है इसको हम इसमें चेंज कर लेते हैं, ये जो ln है तो ये आपका हो जाएगा log e पावर e, तो चूंकि यहाँ क्या होता है, चूंकि log e पावर e की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो आपका बचा क्या है, तो ln के इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, ये हो गया, ये आपका एक समीकरण होगा यहाँ पर। और ln के केस में इसको यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log e के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो ln के केस में हो गया, इसको हम इस तरीके से log e के, और यहाँ log e a माइनस क्या लिख सकते हैं ई ए बाई आर टी, ये हो गया इस तरीके से। चूंकि log e की वैल्यू होती है 2.303 log 10 बेस, ये होती है इसकी वैल्यू,
तो यहाँ पर आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 बेस, ये हो गया, और ये के स्क्वायर टू हो जाएगा यहाँ आपका 2.303 log 10 ए, और माइनस से हो जाएगा आपका ई ए बाई और टी, ये हो गया। ठीक, इस केस में दिख रहा है आपको? ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये यहां तक पहुंच गया आपका प्रोग्राम, ये इतना आपका हो गया। आगे देखते हैं हम, इसको आप कर दीजिए क्या, दोनों साइड में 2.303 से भाग करने पर डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड आप कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या आपका log 10 के स्क्वायर टू, यहाँ भी आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ log 10 ए, और माइनस यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा भाग, ये आपका हो जाएगा माइनस का ई बाई क्या हो जाएगा 2.303 और एक और टी, ये हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये चीज होगा आपका यहाँ पर, ये इक्वेशन आपका यहाँ पर नीचे दिख रहा है। अभी कुछ और लिख सकते हैं नीचे, चलिए ठीक है लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं log 10 के इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस log 10 ए, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, तो नोट कर लीजिए। ओके, ये समीकरण आपका होगा। इसको आगे बढ़ाएं, चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं। यदि जो है यहां पर यदि T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 हो तथा T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2 हो, तब हम इस समीकरण को दो समीकरण के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो समीकरण के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इस वाले समीकरण को कैसे लिख सकते हैं हम इस केस में, और यहाँ आपका क्या है, ये जो आपका है T2 जो है T1 से अधिक होगा और K2 जो होगा K1 से क्या होगा, ये जो है अधिक होगा, ये चीज। ठीक, इतना तो आपका क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, इसको अब इसको केस में लिखें तो क्या हो जाएगा log 10 K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ ई ए बाई 2.303 आर क्या है आर टी है तो आर T1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा log 10 ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस समीकरण है यहाँ पर। ठीक है, आपका दूसरा समीकरण, फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसको log 10 K2 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी का 2 लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा log 10 ये आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण दो में से समीकरण 3 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर जरा घटा के देखो तो आपको क्या मिलने वाला है log 10 K2 माइनस log 10 K1 इक्वल टू क्या मिलने वाला है। आप तीसरे में से क्या कर रहे हैं, दूसरे को घटा रहे हैं, तो आपका यहाँ एक चीज कॉमन हो जाएगा ई ए बाई 2.3
0.03 R, ये आपका कॉमन होने वाला है। और यहाँ आपका क्या बचा, देखिए जब आप कॉमन घटाएंगे आप यहाँ, तो आपका यहाँ पर क्या मिलने वाला है 1/T1, चूंकि 1 जो होगा आपका वहाँ प्लस हो जाएगा और T2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए जो प्लस होगा आपको यहाँ पर हम इसको पहले कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ ये वाला आपका माइनस है, जब इसको आप घटाएंगे इसमें से तो ये वाला T प्लस हो जाएगा, और ये T प्लस हो जाएगा, इसको हम प्लस वाले को पहले आप लिख लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/T2, ये चीज हो जाएगा यहाँ पर आपका। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण आपको, तो आपने समीकरण को इस रूप में लिख लिया तो आपका समीकरण ये मिल गया। और इसी समीकरण को अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सब क्या हो जाएगा, ये वाले सब ऊपर चले जाएंगे, ये और ये सब क्या चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, और ये वाला आपका नीचे चला जाएगा, और ये वाला आपका उधर चला जाएगा, log 10 K2/K1 हो जाएगा। तो यही आर्हेनियस क्या है इक्वेशन है। और आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन के यहाँ कई रूप हैं। एक रूप तो आपको ये देखने को मिला है, इस रूप में आपको देखने को मिला, तो कई रूप में आपको देखने को मिला। तो इस तरीके से आप यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करनी है तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, के की वैल्यू ज्ञात करनी होगी K1 या K2 की, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आइए एक बार फटाफट हम इसको देखते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण आपका है K = A × A पावर -EA/, और T ये है नेचुरल रख लीजिए। ln के आप ले लेंगे ln, और ये पूरे का हो जाएगा यहाँ, और ln के का मतलब क्या हुआ, ln का मतलब हुआ log E होता है। ठीक है, ln का मतलब log E, तो k है तो k भी होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आप समीकरण को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अंदर ले जाइए, a × में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर log आपका ये k और ln ये आपका हो जाएगा, और माइनस इसको आप इधर लाएंगे, जो घात होती है आगे आ जाता है यहाँ पर, तो ये आपका E/RT हो जाएगा, और log E पावर E, log E पावर E का y का मान मैंने इसका बताया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है इसके पहले बताया था, ये 1 हो जाएगा, तो आपका समीकरण मिल जाएगा। जरा इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं log E के केस में, चूंकि ln का मतलब होता है log E, तो log E k हो जाएगा, और log E A-E/E/RT। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.30 से क्या करते हैं log E की, हमने बताया log E की वैल्यू कितनी है, तो 2.303 log 10 ये होती है log E की वैल्यू। तो log E की वैल्यू आपने यहाँ रख लिया तो आपको समीकरण मिल गए। अब 2.303 से इसको हम भाग कर देंगे तो यहाँ कट जाएगा, और 2.30 यहाँ पर आ जाएगा ये, और log के आप इसको इस रूप को इसको इधर कर लिया गया है, और इसको उधर भेज दिया गया है, तो ये चीज आपको मिल गया। और यदि क्या हो आपका T1 पर आपका वेग स्थिरांक T1 ताप पर K1 है, और T2 पर K2 है, T2 पर ताप पर K2 है, और क्या है T1 से T2 क्या अधिक है, और K1 से K2 क्या होगा भी अधिक होगा। तभी आपका समीकरण इस फॉर्म में लिखिएगा, समीकरण आपका 2 लिया, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको आपका 2। फिर इसी का एक और रूप लिख सकते हो, K2 के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। आप क्या करें समीकरण 3 में से क्या करें 2 को घटा दीजिए, समीकरण 3 में से 2 को आप घटा देंगे तो घटाएंगे आपको ये पोजीशन मिलेगा इस तरीके का। क्योंकि T1/, को पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि जब आप घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए पहले लिखा गया, और ये माइनस होगा इसलिए इसको वहां लिखा गया है। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं, एक समीकरण आपका लगता है, एक गणित का सूत्र लगता है, तो गणित के सूत्र के अनुसार इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको आप नीचे ला सकते हैं। ठीक है, इसको ले जाएंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, और ये वाला समीकरण आपको यहाँ आप एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर आपको ये मिल गया, और ई निकालना है तो ये आपका हो गया। ठीक है, ओके, तो ये आपका रहा आर्हेनियस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन। बट लेकिन बच्चों ये क्या है, कोरोना पॉजिटिव है, ये वाला जो आपकी थ्योरी है ये क्या है, कोरोना क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है, क्योंकि जानेंगे नहीं तो आगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए आप पहले से इसको जानिए। हाँ, परीक्षा में आप इसको तैयार करके जाए या ना जाए। चलिए इस पर हम फटाफट ले लेते हैं, 1-2 सवाल ले लेते हैं, एक सवाल हम बता देते हैं और एक सवाल आप अपने आप और देंगे, हम उसको आप खुद जो है लगा के लेकर आएंगे। चलिए फटाफट सवाल देख लेते हैं। एक देखिए, 600 केल्विन तथा 700 केल्विन पर एक क्रिया 600 केल्विन क्वेश्चन 600 केल्विन
तथा 700 केल्विन पर एक अपक्रिया के वेग स्थिरांकों का मान क्रमशः के वेग स्थिरांकों का मान क्रमशः दिया हुआ है कितना है 1.6 गुणे 10 घाते -5 1.6 गुणे 10 घाते -5 ये वाला आपका क्या है K1 की वैल्यू है। और दूसरा दिया है 6.33 गुणे 10 घाते माइनस कितना दिया हुआ है -3 क्योंकि वेग स्थिरांक है इसे सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं कितना सेकंड इनवर्स ये चीज दिया हुआ है यहाँ पर है। इस अक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना के लिए है इस अक्रिया के लिए E A की गणना कीजिए। तो अभी ने आपने समीकरण निकाल क्या रखा था आपने एक्टिवेशन का समीकरण क्या निकाल रखा था E A 2.303 R और T1 इंटू T2 बाई आपने क्या निकाल रखा है यहाँ पर बाई क्या था T2 माइनस T1 और यहाँ आपका क्या था log 10 K2 बाई K1 यही तो था ठीक ये चीज था आपका यहाँ पर ये वाला समीकरण। अब इसी में सभी की क्या कर दीजिए आप वैल्यू को रख दीजिए ठीक है यहाँ पर आप सभी वैल्यू को क्या करेंगे रख देंगे। तो क्या लिया है देखिए यहाँ पर क्या क्या लिया है K1 आपका दिया है कितना 1.6 गुणे 10 घाते -5 सेकंड इनवर्स और K2 आपका दिया है कितना 6.36 है यहाँ 6.36 है तो 6.36 गुणे 10 घाते -3 सेकंड इनवर्स ये हो गया आपका। और क्या दिया है T1 दिया है कितना 600 केल्विन और जो है T2 दिया आपका 700 केल्विन ठीक है ये चीज दिया हुआ है। तो सब तो मालूम हो गया रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा EA इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 R का मान कितना रखेंगे R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन ये R की वैल्यू रख लीजिए 3 क्या हो गया 8.314 और इंटू क्या आपका हो जाएगा T1 कितना है एक आपका क्या है यहाँ पर 600 है और एक क्या आपका 700 है बाई नीचे आपका क्या होगा T2 क्या है 700 माइनस क्या होगा आपका 600 होगा ठीक है यही तो है। और यहाँ आपका log 10 K2 की वैल्यू कितनी है K1 की वैल्यू 1.6 10 पावर -5 और ये इसकी वैल्यू कितनी है 6.36 10 पावर -3 ये आपकी वैल्यू है ठीक। तो आपका यहाँ हल हो जाएगा ये। अब इसकी जो वैल्यू है बच्चों इसको आप हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपको आने वाली है ये 2.5993 आएगा कितना आएगा 2.30 इंटू 8.314 और यहाँ पर 600 गुणे 700 बटे यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा घटा देंगे और यहाँ आपकी जो वैल्यू आएगी इसको आप जब हल करेंगे इसको जब आप पूरा हल कर लेंगे ठीक है इसको जब आप पूरा लाग पूरा हल करेंगे लाग लेकर पूरा आप हल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आने वाली है 2.5993 कितना आएगा 2.5993 इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू पूरी आ जाएगी। ये हल कर लेंगे इसको काट लेंगे जो लाग आएगा उसकी लाग आप लेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है ये चीज आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप हल कर लेंगे तो ये जो आपका हल कर लेंगे इसको आपका आंसर आ जाएगा कितना 20 90 28
20, 90, 2, 8 पॉइंट में आएगा 9 यहाँ, ठीक है, जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी इसकी आएगी जब आप हल करेंगे। ठीक है, ओके। तो हल तो इतना कर लेंगे, लागों की वैल्यू आप ले लेंगे। ठीक है, सबके पास मोबाइल होगा, लाग वहां से आप नोट कर लेंगे, इसको आप हल कर लेंगे। तो लाग जितना है लाग 10 की वैल्यू रखिएगा इतना। तो लाग 10 की वैल्यू हमने रख दिया है, लाग 10 जितना ये आएगा काटने पर लाग 10 की वैल्यू इतनी आएगी आपकी। ठीक है, ये आप यहाँ पर रख लेंगे और हल कर लेंगे, तो इतना आपका आ जाएगा। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ये जो आपका होगा 209 किलो जूल भी आप इसको किलो जूल पर मोल भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए एक सवाल हम आपको दे देते हैं, आप खुद इसको जो है लगाएंगे। तो एक सवाल आप नोट कर लीजिए, आप खुद इसको जो है लगा लेंगे। बाकी इसमें भी और सवाल आपको बताना है, तो सवाल जो बताएंगे आप जो है। चलिए नोट कर लीजिए सवाल एक, इसको आप लगाइएगा। लेकिन ताप में 350 केल्विन से 400 केल्विन तक की वृद्धि करने पर, क्वेश्चन 2 ऐसे इसको लगाएंगे, ताप में 350 केल्विन से 400 केल्विन, ताप में 350 केल्विन से 400 केल्विन तक की वृद्धि करने पर, तक की वृद्धि करने पर एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की EA की गणना कीजिए। ठीक है, कर लेंगे। आर की वैल्यू वही आपकी है, आर इक्वल टू दिया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आपका आर का मान दिया। तो आपका यहाँ पर दिया है T1 कितना दिया है 350, T2 कितना दिया है 400। ठीक है, केल्विन ये दिया है, और यहाँ पर दिया आपका K2 दिया है, K2 दिया है कितना, K1 का 5 गुना दिया है, ये आप रख लेंगे। K1 का 5 गुना K2 दिया, तो सब आप रख लेंगे। फार्मूला आपको मालूम है, उसी फार्मूले में इसको रख लेंगे। ठीक है, फार्मूला आपका क्या है उसी में आप रखेंगे। फार्मूला क्या है, E इक्वल टू क्या है 2.303 R T1 इंटू T2 बाई T2 माइनस T1, और यहाँ log 10 K2 बाई K1। तो K2 बाई K1 के समय यहाँ 5 हो गया, log 5 का मान हम बता देते हैं, आप हल लग कर लिए। log 10 5 की वैल्यू होगी, आप इसको लिख लीजिए, log 10 5 की वैल्यू होगी 6990, 0.6990, ये log 10 5 की वैल्यू होगी। यहाँ आप रख लेंगे, R1 R2 पे यहाँ घटा लेंगे आप, 50 नीचे आ जाएगा, घटा लेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो आप इसको हल करके हमें बताइएगा, और इसका आंसर हम आपको बता दें कितना आने वाला है, 37,474 दशमलव जो है 5 जूल पर मोल। ठीक है, कितना आंसर आएगा आप लगाइएगा, जूल पर मोल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आपके सामने पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये बोर्ड में बार बार इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।